ये जो वीडियो रहने वाली है प्योरली फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी बच्चों के लिए। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है जिसमें आपको बेसिक सिखाऊंगा मैं। साइट पे जाने से पहले अगर ये आपको नहीं पता होगा साइट पे जाके टफ हो जाएगा। सुपरवाइजर भी आपको सुनाएंगे कि आपको आता क्या, आपने डिप्लोमा बीटेक की हुई है। तो आज की वीडियो जरूर देखना। बेसिक मैं बताने वाला हूँ। जैसे साइट पे छोटे मोटे काम होते हैं, क्यूब टेस्ट हो गया, ऑटो लेवल हो गया, या बेसिक काम जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होने चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले। शुरू से एंड तक वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करता हूँ आज का उसके वीडियो। बारे में कंप्लीट हमें बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसको रीडिंग करते हैं, कितनी हाइट होती है मैक्सिमम लेवल स्टाफ की, डंपी लेवल और ऑटो लेवल में क्या डिफरेंस है, लीस्ट काउंट क्या होता है ऑटो लेवल का, थियोडोलाइट का, सबका कंपास का, जो भी यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले आप देख रहे हो जो लेवलिंग स्टाफ आप सामने देख रहे हो वो एल्यूमिनियम का लेवलिंग स्टाफ है और 5 मीटर है। मतलब 2 टाइप के लेवलिंग स्टाफ आते हैं। एक तो पूरा ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, बंद नहीं होगा, वो 3 मीटर का रहेगा। बाकी ये सामने जो लेवलिंग स्टाफ देख रहे हो इसको बंद करके 1 मीटर का कर सकते हैं, बस जब खोलेंगे हम तो वो 5 मीटर का हो जाएगा। और इसकी जो आपको रीडिंग देखनी है उसकी टिप्स क्या है, देखो इधर आपको सामने पूरी जगह आपको दिख रहा है, इस तरफ 3 3 3 3 दिख रहा है, ये 3 मीटर है। मतलब इस तरफ मीटर वाला है और इधर mm का, मतलब अभी इसमें सेंटीमीटर आपको लिखा है सामने दिख रहा है। तो इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, एक हम एग्जांपल लेंगे। मैं 500 mm पे एक स्टाफ खोल देता हूँ। पहले आपको मैं दिखा दूँ कितना लंबा स्टाफ होता है हमारा। ये देखो, ये अगर हम ऊपर से, ये 4 मीटर आपको दिख रहा है, 4 मीटर 900, और ये पूरा 5 मीटर का हमारा स्टाफ है। नॉर्मली जो स्टाफ आता है 3 से 5 मीटर का होता है। अभी हम 500 की एग्जाम्पल लेते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, ये है 500 mm। यहाँ पे आपको देख रहे हो सामने, इस तरफ 0, इधर 6, तो ये 0.6 मीटर है, या 600 mm आप इसको बोलो। फिर उसके ऊपर जो डॉट बनाए हैं, मतलब एक लंबी लाइन है, उसके बीच में छोटी छोटी लाइन है। लंबी लाइन के बाद क्या होता है, लंबी लाइन के बाद जो एक बॉक्स बना है छोटा सा, अगर 60 के ऊपर आप देखो, वो है जो बॉटम होगा वो है 5 mm, मतलब 605 mm। तो अगर ऊपर से देखेंगे हम तो वो हो गया 610, 20, 30, 40, और 40 के बाद आप देख रहे हो एक बड़ा सा है, लंबा सा। इसको मैं थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, जिसको प्रैक्टिकली नहीं समझ आ रहा। लंबा सा है वो हो गया 50, उसके बाद 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 600 के बाद 800, 900, 100 mm का गैप होता है। हमेशा याद रखना कितना, 100 mm का जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसमें गैप होता है। और आपको रीडिंग कैसे लेनी है ये देखो, इधर नहीं बता पा रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल आगे आपको बताने वाला हूँ, बस आप बने रहो। और जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा इंटरव्यू क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे जो आपके काफ़ी काम आएंगे। जैसे मैंने कहा था जो रीडिंग मीटर में और mm में होती है। दूसरी इसकी आप लेवलिंग स्टाफ जो होता है उसके पीछे में देखोगे, वहाँ पे आपको रीडिंग दिखेगी किसमें, सेंटीमीटर में। 201 सेंटीमीटर, 202, 203, 204, इसमें हमारे सेंटीमीटर में। अगर हमें कभी एक्यूरेसी चाहिए होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट, हमें एक mm भी नहीं छोड़ना होता है, तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं, सेंटीमीटर की। मतलब स्टाफ को उल्टा करेंगे, टेढ़ा करेंगे, तो पीछे की जो रीडिंग है 201, 202, 203, 204 सेंटीमीटर, कितना, ये सेंटीमीटर में है सब। तो इसी हिसाब से हम सेंटीमीटर और mm में देखते हैं। अभी मैं चलता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट पे। थ्योरेटिकल पार्ट पे कैसे रीडिंग करते हैं स्टाफ की। और आपका जो ऑटो लेवल है, जिनको ऑटो लेवल नहीं आता है उस पर 5-6 वीडियो हैं, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो देखो ऑटो लेवल। इसमें सिर्फ मैं लेवलिंग स्टाफ का आपको बताने वाला हूँ। ऑटो लेवल उसमें मैंने पूरा समझाया है। देखो इसमें आज ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सिविल साइट विजिट को, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज, जॉब, सब कुछ इस चैनल पे मिलते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो ऐसा आप यूट्यूब पे काफ़ी चैनल आप ढूंढ लो, तो आप फिर सिविल साइट विजिट को देखना, काफ़ी चीज़ें आपको इस चैनल से मिलेंगी। तो जो हमारी वेबसाइट है civilsitevisit.com, उधर पे आपको जॉब्स, इंटरव्यू क्वेश्चन, बिजनेस के आइडियाज, ब्लॉग, स्पेसिफिकेशंस, IAS कोर्स, सब कुछ फ्री में है। सब कुछ डाउनलोड करके सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आज हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट स्टाफ। तो स्टाफ के बारे में मैं सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो जो हमने स्टाफ देखा उसकी मैं जो एग्जांपल ली थी, कुछ स्टाफ आपको इतना सा दिख रहा था। ऐसे तुम्हारा कितना उसकी हाइट थी, 5 मीटर उसकी हाइट थी। तो एल्युमिनियम का था, और स्टाफ जो आता है एल्युमिनियम का भी आता है, वुडन का भी आता है। तो ये जो सामने इधर 0 था, इधर 5 था, तो ये आगे हमारा ये इसके टॉप पे ये हमारी कितनी है, ये वाली रीडिंग है, ये देखो, ये हमारी 500 mm या 0.5 मीटर। क्लियर। और अब जब हम इधर जाएंगे, मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं वीडियो को, क्लियर नहीं आ रही होगी आपको। तो ये इधर नीचे इसके बॉटम में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 505 mm। जब इसके ऊपर में आएगा हमें ये दिखेगा
ये हो जाएगा 510 mm। ये क्या दिखेगा, वो होता है हमारा क्रॉस ईयर स्टेडिया हेयर, ठीक है। इस पे वीडियो आ चुकी है। अब ऑटो लेवल, जिनको ऑटो लेवल नहीं आता है ना, पहले वो ऑटो लेवल वाली वीडियो देखो, फिर स्टाफ रीडिंग देखो। तो हम जब मशीन में से इसमें से देखते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा दिखता है गोल सा, ऊपर एक डंडी इधर होती है, एक इधर होती है, एक बीच में होती है। इसको हम क्रॉस ईयर बोलते हैं, बीच वाली को। इसको हम स्टेडिया ईयर, इसको भी स्टेडिया ईयर, ठीक है, बीच वाली को क्रॉस ईयर। जो हमें रीडिंग देखनी होती है, जो ये मैं 505 mm 10 mm बोल रहा हूँ, वो हम क्रॉस ईयर की हेल्प से देखते हैं। किसकी एज, इस पे मतलब अगर मैं गोला यहां बनाऊं, ये जो सेंटर वाली लाइन थी, एक ऊपर थी एक नीचे थी, तो जो ये इधर बीच में जो आएगी वो रीडिंग हमें देखनी है। अभी अब अगर मैं मशीन से देख रहा हूं, हमारा इस पे आया है ये, तो मेरे को कितनी रीडिंग होगी वो मैं बताता हूं। इधर थी 500 mm, 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 550 mm हमें ये रीडिंग दिख रही है इसमें। कितनी? 550, मतलब 10, 20, 30, 40, 50। और नीचे वाला होता है 5 mm। अगर मैं 5 mm के हिसाब से गिनूं, 500 प्लस 5 mm हो गया 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545 और 50, मतलब 550 mm हमारी रीडिंग हो गई। आपको पता चल गया अगर हम स्टेडियम में से देखेंगे। और ये जो होता है स्टेडिया हेयर और ये नीचे वाला हेयर, इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकालते हैं। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, जिन लोगों ने देखी है ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक करना। आपको 700 प्लस वीडियो दिखेंगी इस चैनल पे, 700 प्लस। और 700 किसमें है? प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक सिविल इंजीनियर को जरूरत पड़ती है ना साइड पे। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या टनल कंस्ट्रक्शन या किसी भी कंस्ट्रक्शन में जाओगे, तो ये वीडियो अगर 700 आप देखते हो तो आपका एक्सपीरियंस गिना जाएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने जो बनाई है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही आप लोगों के लिए बनाया है। अभी हमारा ये गैप टोटल कितना होता है? हमारा ये होता है 100 mm का, ठीक है, 100 mm का। मतलब जैसे मैंने किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अगर हम 5 mm गिने, अगर आपका ये जो हेयर है यहां आता है, इसके नीचे आता है, तो क्या रीडिंग होगी? मतलब 595। कैसे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 और नीचे वाला 95, मतलब 595 रीडिंग हुई। अगर आपकी यहां आती है, मतलब इसके नीचे इधर आपका स्टेडिया हेयर बनता है यहां, तो कितनी हुई? 500 इधर हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75, मतलब 575 हमारी रीडिंग है। इस तरीके से हम रीडिंग देखते हैं, ठीक है। ये रीडिंग का हो गया। अभी इंटरव्यू क्वेश्चन हम जाना ही है, रुको। पहले हमें कोई भी एक एक्सकवेशन करवानी है। ये हमारा खड्डा हो रहा है, ठीक है। जब भी हमें डाउन जाना होगा, ये ट्रिक है, ठीक है, समझना। ये लेवलिंग स्टाफ है। हमें ये जो लेवल है, यहां हमारी रीडिंग थी 500 mm, ठीक है, 500 mm। तो अभी हमें, अगर हम लेवलिंग स्टाफ यहां लगाया हमने, हम रीडिंग देख रहे हैं 500 mm, 500 mm रीडिंग देख रहे हैं। इधर हमारा स्टाफ रखा 500 mm आ रही है। तो कोई हमें बोलता है कि हमें 500 mm से नीचे एक कितना जाना है? 200 mm। तो आपको रीडिंग कितनी देखनी है? 700 mm। मतलब जब नीचे जाएंगे तो हमारी रीडिंग प्लस हो जाएगी, मतलब हमारी रीडिंग ऊपर दिखेगी। और अगर कोई बोलता है 500 mm से हमें ऊपर इधर 200 mm की फिलिंग करनी है, तो हम इस पे स्टाफ रखेंगे 500 माइनस 200 और नीचे के लिए 500 प्लस 200। ये चीज थी। ये जब आप करोगे आपको आ भी जाएगा। बाकी जब ऑटो लेवल की आप हमारी वीडियो देखोगे उसमें आइडिया लग ही जाएगा आपको। बाकी अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ऑटो लेवल और डंपी लेवल में क्या डिफरेंस है। देखो, जो डंपी लेवल था वो पहले यूज किया जाता था, उसमें एज कम्पेयर टू ऑटो लेवल काफी कम एक्यूरेसी देखने को मिलती थी। उसमें एरर रहते थे 5-10 mm या ज्यादा एरर रहता था। और उसमें जो स्टाफ इन्वर्टेड रीडिंग हमारी आती थी, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, उसका वाटर लेवल सेट करने के लिए काफी दिक्कत आती थी। लेकिन जो ऑटो लेवल है, जो अभी प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं आजकल, जो आपको अगर मैं वीडियो सामने दिख रही है तो ठीक है, वो जो ऑटो लेवल, बाकी तो प्लेलिस्ट में ऑटो लेवल के एक अलग फोल्डर बनाया, वो देखो जाके। तो जो आजकल का ऑटो लेवल है उसका वाटर लेवल भी इजीली सेट हो जाता है। 3 स्क्रू से आप वाटर लेवल सेट कर सकते हो। बाकी उसमें जो सीधा हमारा पाटा बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं, लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं, एल्यूमिनियम स्टाफ बोलते हैं, उसको रखेंगे, उससे डायरेक्ट रीडिंग हम देख सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ। लीस्ट काउंट जो लेवलिंग स्टाफ का होता है वो कितना होता है? 5 mm।
मतलब जो हम जो नीचे रीडिंग आपको दिखेगी वो ये दिखती है, मतलब ये वाली वो 5 mm होती है। 5 mm से कम रीडिंग आप उसमें नहीं ले सकते लेवलिंग स्टाफ में। फिर लीस्ट काउंट डंपी लेवल और ऑटो लेवल का ऐसे तो 5 mm होता है, क्यों? लेवलिंग स्टाफ पे ही डिपेंड है, जितने लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट होगा वही डंपी लेवल और ऑटो लेवल का होता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी थियोडोलाइट जो होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड और कंपास का 30। क्यूब टेस्ट का तो आप सबको पता ही है कि प्रोसीजर क्या रहता है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि ये चीज आप लोगों को पता भी होगी और ये मैं बता भी चुका हूं आपको कि कंक्रीट सैंपलिंग किस हिसाब से करते हैं। अगर लेस देन 5 m³ का माल है हमारे पास, ये क्यों बता रहा हूँ, आगे काम आने वाला है इसलिए बता रहा हूँ। अगर 5 m³ से कम हमारा कंक्रीट होता है साइड पे, तो एक नग आपको सैंपल करना होता है। एक नग में कितना हो गया? 6 क्यूब हो गए। 3 हम 7 दिन पे करेंगे टेस्ट, 3 हम 28 दिन पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा कैमरा हिलेगा क्योंकि अभी मैं साइड पे ही हूं, तो साइड से ही आपको गाइड कर रहा हूं। तो देखो ये हो गया हमारा 3 7 दिन पे 28 दिन पे। दूसरा, अगर 6 से 15 m³ है हमारा, तो हमारे 2 नग उसमें भरे जाएंगे, तो वो हो गए कितने? 2 × 6 12 क्यूब हम उसमें फिल करते हैं। फिर हमारा 31 से 50 m³ है, तो हम उसमें 3 नग करते हैं, मतलब 3 × 6 कर लेंगे। फिर 51 तक हमारा कंक्रीट है, तो हम 4 × 6 कर लेंगे। फिर हर 50 पे, मतलब 100 हो गया, तो हम कितने सेट करेंगे? 4 + 1 150। फिर 150 हो गया, अगर 150 m³ हो गया तो हम करेंगे 4 + 1 + 1। हर 50 m³ पे हमें एक सेट बढ़ाते हैं। एक सेट में कितने? 6 क्यूब होते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ये भी क्यों बता रहा हूँ, आगे काम आएगी। स्ट्रेंथ 3 दिन पे हमारी क्यूब की अप्रॉक्स 30% स्ट्रेंथ आ चुकी होती है कंक्रीट की, और 7 दिन पे हमारी 70% या 67 पॉइंट कुछ परसेंट होती है, 70% अप्रॉक्स पकड़ के चल रहे हैं। 14 दिन पे हमारी 90% स्ट्रेंथ आ चुकी होती है। 28 दिन पे हमारी 99% स्ट्रेंथ आ चुकी होती है, और कंप्लीट 100% तो कई साल लग जाते हैं और बढ़ती जाती है स्ट्रेंथ। और हमेशा याद रखना, कोई भी हम RMC अगर आता है या कंक्रीट कोई भी डिजाइन करता है, कुछ नॉमिनल की बात करें या डिजाइन मिक्स की, अगर नॉमिनल और डिजाइन मिक्स का डिफरेंस चाहिए, वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देखो, वो भी अच्छी चीज है। कोई भी हम डिजाइन या वो कुछ होता है तो क्या होता है, 100% स्ट्रेंथ से ऊपर ही उसको डिजाइन किया जाता है, मतलब 15 से 20% स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा ही पकड़ के चलते हैं। तभी आपने देखा होगा जब हम क्यूब टेस्ट करते हैं तो कभी कभी स्ट्रेंथ तो उसकी, मतलब उस क्यूब की काफी ज्यादा पहुंच जाती है, मतलब 120% ज्यादा पहुंच जाती है। मतलब M30 चाहिए होता है, M30 का कंक्रीट है तो उसकी स्ट्रेंथ M40 तक पहुंच गई होती है। तो वो क्या होता है, उसको डिजाइन ही उस हिसाब से किया होता है कि मतलब 15 से 20% स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा लेके ही उसको डिजाइन किया जाता है। और CPWD क्या कहता है, आपको जो मतलब 130% से ज्यादा अगर स्ट्रेंथ आई है, मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं उसे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है कंक्रीट में, जहाँ कुछ उसमें लफड़ा हुआ है, तो 130% तक वो एक्सेप्टेंस रखता है, उसके बाद नहीं, और कम से कम 70% उसमें एक्सेप्टेंस रखता है। ये हो गया। अभी हम आते हैं मेन जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है IS कोड के हिसाब से, मैं आपको बताऊंगा। 1 से 5 m³ अगर हमारा कंक्रीट है, ये अच्छे आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, 1 से 5 m³ हमारा कंक्रीट है अगर, तो उसमें हम कितने सेट बढ़ते हैं, मैंने आपको दिखाया ऊपर, हम बढ़ते हैं 1 नग, मतलब 6 सैंपल बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 सैंपल बढ़ते हैं। M20 का कंक्रीट हम अगर यूज कर रहे हैं, M20 का, तो हमारा एक की स्ट्रेंथ आई 17, एक की आई 20, एक की आई 22, एक की आई 30, एक की आई 16। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे हम इसका, हम मीन ले लेंगे 3 का, हम क्योंकि 7 दिन पे हम 3 ही चेक करेंगे, तो मीन ले लेंगे 17 + 20 + 22 डिवाइड बाई 3 करेंगे, जो वैल्यू आएगी। और हम M20 का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, 20 + 4 24, तो आपकी हमेशा ये जो वैल्यू रहेगी ये 24 होनी चाहिए या 24 से ज्यादा, तभी वो एक्सेप्टेंस होगी, तभी वो क्यूब पास होंगे, नहीं तो फेल। अगर ये बाई चांस आती है 20 तो फेल, अगर आती है ये 26, इनका मीन, ये मीन तो निकाल लेना आप, मैं ऐसे बता रहा हूं, अगर 26 आती है तो ये पास। तो ऐसे हम करते हैं किसके लिए, अगर 1 से 5 m³ हमारा माल है, उसका फार्मूला है FCK + 4 N/mm²। और ये मेथड है, एक आगे भी मैं बताने वाला, उस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। जो 15% वाला आप सबने सुना होगा, ये कम ही लोगों ने सुना होगा, वो 15% वाला सबने सुना होगा, वो मैं आगे बताने वाला हूँ।
आगे बात करते हैं हम 6 से 30 MQ हमारा माल रहेगा अगर, तो हमारे सैंपल कितने होते हैं, 2 नग मतलब 12। तो हम इसमें एक एग्जांपल बनाते हैं, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ इस सबको, जो भी कारनामा मैं करने वाला हूँ उसके फार्मूले ये हैं, 6 से 30 MQ के फार्मूले ये हैं। सॉरी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि साइड पे तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, सब बाइट बोर्ड या कुछ करूँ मैं। तो ये हो गया FCK -2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FCK +4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किसके लिए, 6 से 30 MQ। अभी हम बात करते हैं, हम सैंपल बनाते हैं, कितने 12 होंगे, 1 3 3 3 3 3, ठीक है। तो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं M30, तो इसकी स्ट्रेंथ एक की आती है, हम तीनों का मीन निकालते हैं अगर, मतलब एक की अगर आती, एक देखो पहले सबसे पहले क्या करने हैं, हमने एक की स्ट्रेंथ निकाली, वो आई 30, इसकी आई 32, इसकी 33, इन तीनों का मीन निकालना है, जैसे हमने इधर किया, मीन निकालना है। और फिर हमें क्या करना है, FCK कितना है, M30, 30 + 2 कितना हो गया हमारा 32। तो 32 न्यूटन मीटर से अगर एक की इससे कम आई 32 से, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब 32 से ऊपर होगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, बाकी अगर कम आई तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। बाकी अगर हम बाकी सैंपल की, फिर ये सर आपने बता दिया है कि 32, तो ये किस काम का है, ये किस काम का है, जब हम इसकी सबकी एवरेज निकालेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अगर सबकी मतलब इसकी इन तीन का की हमने एवरेज आई, एग्जांपल लेता हूँ, 30 आई, 32 आई, 34 आई, 26 आई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 30 वाला एक्सेप्ट, ये वाला मतलब 30 वाला, क्योंकि हमें क्या करना है, 30 + 2 कितना था, तो इससे ज्यादा ही आनी चाहिए, मतलब ये भी कैंसिल गया, ये भी कैंसिल गया, ये एक्सेप्ट हुआ, ये भी एक्सेप्ट हुआ, ये फेल हो गया, 2 फेल हो गई। फिर अगर ये फेल हो रहे हैं, फिर हमें एक और चेक मारना है, इस पे क्या मारना है, इन सबका मीन, मतलब इसका 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 इसका, इन सबको प्लस किया, हमारा आया 122 / 4, तो ये हो गया 30.5, स्ट्रेंथ आई हमारी 30.5। अभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे चेक करेंगे, FCK हमारा 30 + 4, अगर इससे 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आएगा तो वो फेल है, मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अगर 34 या 34 से ज़्यादा आता तो वो पास होता है, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। और 31 और 50 के लिए सेम, फिर उसके लिए फार्मूला क्या रहता है, FCK -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FCK +3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। थोड़ा बहुत समझ आया क्या बोला मैंने क्या नहीं, फार्मूला रट लो और प्रोसीजर देख लो कि क्या सा। चलो ये वाला नहीं आया तो मैं अगला एक और मेथड बताता हूँ, वैसे आई होप आपको समझ आ जाए। तो उसमें क्या है, उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा M20, मैं अपना रजिस्टर भी दिखाऊंगा जिसमें रिपोर्ट है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। M20 कंक्रीट है, ठीक है। तो उसका हमने टेस्ट किया, एक टेस्ट में आया 23 न्यूटन, एक में 20 न्यूटन, 21। ये कैसे आता है ये मैं भी दिखा देता हूँ, लास्ट में रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी क्यूब टेस्ट का प्रोसीजर और रिजल्ट, तो उनको नहीं पता होगा। एक 23 आया, एक 20 आया, एक 21 आया। इसका हम तीनों का मीन निकालते हैं, वो प्लस किया तो 64 आया, 64 / 3 है, 3 किया तो हमारा आया 21.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया, इसका आंसर ये आया। अभी क्या करना है, इसमें जो आपने सुना होगा कि इंडिविजुअल ±15% से ज़्यादा ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा, जो भी इनका इंडिविजुअल रिजल्ट आएगा उनमें 15% से कम या ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ये 23 था, 23 ये आ गया, डिवाइड जो हमारा मीन आया वो इंटू 100, मतलब परसेंटेज निकालनी है ना, परसेंटेज निकालनी है। तो ये आया हमारा कुछ 107, मतलब 107% आया। 100% से माइनस किया तो मतलब 7% हमारा एक क्यूब का आ गया। समझिए क्या किया, मतलब 23 / 21.33 इंटू 100 किया तो हमारा आया 107%, मतलब प्लस में हमारा उसकी स्ट्रेंथ जा रही है। 100% टोटल होता है, -100% आएगा, 7% आया प्लस में, प्लस 7%, प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारा दूसरे का किया 20 / 21.33 इंटू 100 और उसको 100 में से माइनस किया तो ये आया हमारा, दूसरा आया हमारा 6.2%, तीसरा आया हमारा 1.5%। मतलब सब में ज्यादा अंतर नहीं है, 15% का ना माइनस में ना प्लस में, तो ये हमारा टेस्ट पास होता है। पास समझे क्या किया इस चीज में। अगर एक और एग्जांपल मैं लूं, अब फेल वाला मैं आपको बताता हूं। तो फेल वाले में क्या है, एक मिनट कैमरा सेट करने देना। M20 का कंक्रीट है, हमारी स्ट्रेंथ आई 16, 28, 20,
तो उसको मीन निकाला हम 64 डिवाइड 21.33 आया। तो इनका अगर हमने निकाला सेम 16 डिवाइड बाय 21.33 इंटू 100 100% मतलब 25, ये 25 आया, इसका रिजल्ट आया 31% आया, इसका 20 का आया 7% आया। तो दो बड़ा डिफरेंस इसमें, अगर इसमें देखें हम कितना डिफरेंस है, 15 से ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, और इसमें देखें 15 से ज़्यादा है, तो ये टेस्ट हमारा फेल होता है। ऐसे हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया करते हैं साइट पे। एक तो मेथड मैंने आपको पहले बताया, एक मेथड ये हो गया। दो तरीके होते हैं ये चेक करने के। समझ आया? कुछ नहीं समझ आएगा कमेंट करना, फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतनी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट था क्यूब और जो हम सिलेंडर करते हैं, दो टेस्ट करते हैं, सिलेंड्रिकल और क्यूब। इन दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आती है? इसकी, क्यूब की ज्यादा आती है। क्यों ज्यादा आती है इसमें? क्योंकि उसका जो सिलेंडर जो एरिया ज्यादा होता है, मतलब सिलेंडर का वो होता है 300 हाइट में और 150 ऐसे, तो उसमें वो जल्दी टूट जाता है एज कम्पेयर टू क्यूब। तो मतलब जो स्ट्रेंथ ज्यादा आती है वो किसकी आती है? क्यूब की एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा, अगर आपका क्यूब टेस्ट फेल होगा तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूं अपना रजिस्टर जहां जिसमें रिपोर्ट की कैसे हम टेस्ट का रिजल्ट निकालते हैं, वो भी एक बार देख ही लो आप। देखो, एक कोई भी लोकेशन हम पकड़ लेते हैं, ये सीरियल नंबर आ जाता है, लोकेशन आ गई हमारी 3rd फ्लोर स्लैब इतने से इतने। और जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखो स्ट्रक्चर की, एक एक चीज लिखो उसमें, क्योंकि अगर बाई चांस फेल हुआ ना तो तब गड़बड़ आती है। ऐसे तो कुछ नहीं होगा कि स्टेयर की कास्ट और स्टेयर टीएम, मतलब सब कुछ आपको उसमें मेंशन करना है। और क्यूब पे जब लिखते हो तो उसमें भी सब मेंशन करना है। ग्रेड था M30, डेट ऑफ कास्टिंग आपको यहाँ डाल देनी है जितनी भी थी आपकी, ये लिख दी हमने 13/2/2020। तो सैंपल आ गए हमारे 12। क्यों 12 क्यों आए? क्योंकि हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी थी? 6 से 15 m की क्वांटिटी थी, तो हमारे इसलिए 12 सैंपल यहाँ आ गए। ठीक है, फिर हमारा क्या करना है, डेट ऑफ टेस्टिंग लिख देनी है, 19 तारीख को हमारा टेस्ट होगा। तो उसके रिजल्ट क्या आया? वो आया 25 पॉइंट्स। ये कैसे आया? ये मैं इसमें नहीं लिखा है, इसमें एक बॉक्स कम है, तो ये 28 दिन पे मैंने इस पे मेंशन किया हुआ है सब। तो 28 दिन पे क्या हुआ, 28 दिन पे हमने जब टेस्ट किया तो हमारा जब हमने लोड डाला उस पे स्पेसिमेन पे, तो हमारा आया लोड 760 पे, वो फेल हो गया। क्यूब था वो फेल हो गया 760 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर पे। फिर 790, 820 ऐसे ऐसे फेल हो गया। फिर जो आपका लोड आएगा उसको डिवाइड किससे करना है? 700 डिवाइड बाय 22.5 से आप करेंगे तो हमें उसकी मिल जाएगी एवरेज वैल्यू। क्योंकि जब भी आप साइट पे जाओगे तो ये चीज़ आपको करवानी होगी, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी वर्क चलेगा उसकी चेकिंग की। तो कैसे हम कॉलम की वर्टिलिटी चेक करते हैं कि वो कॉलम प्रॉपर वर्टिकल है, प्लम बॉब से बताऊंगा कि कैसे हम प्लम बॉब से चेक करते हैं कि कॉलम प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो सामने आपने डोरी मारी हुई है, नीचे ईंट लटकाई हुई है, तो ये प्लम बॉब बनाया है, मतलब एक सिंपल वे से। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस में बताता हूँ आगे, मैं आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। इसमें ऊपर भी मेजरमेंट देखेंगे, नीचे भी, और दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। इससे हम वर्टिकल चेक करते हैं। कॉलम मतलब आपको 300 से 400 के बाद आपको चेक करना ही है। मतलब जैसे हमारा 900 बाई 900 का कॉलम है, आपको इधर दोनों साइड, मतलब एक राइट एंगल में दोनों साइड 2-2 रीडिंग चेक करनी होती है। तो उसके हिसाब से आप उसका वर्टिलिटी चेक करते हैं। तो इसमें करते क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप सामने देख रहे हो कि मेज़रमेंट ली जा रही है नीचे से, वैसे ही नीचे मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट ले रहे किसकी है? एक डोरी नीचे लटकाई हुई है, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा नीचे ईंट बंधी हुई है, तो ऊपर भी मेजरमेंट लेंगे और नीचे भी, और दोनों को मैच करते हैं। देखो अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऊपर आपकी आ रही है 200 mm और नीचे आ रही है 190 mm। तो इसमें क्या करना है आपको, जो प्रॉप्स लगाई हैं इंक्लाइंड, इनके इनकी सपोर्ट से इस कॉलम को आगे पीछे करना होता है। जैसे ऊपर 200 थी, नीचे 190 थी, तो जिस साइड से आप देख रहे होते हो टेप से, अगर नीचे कम आ रही है तो दूसरी साइड से उसको दबाना होता है। क्योंकि जब आप ये प्रोसेस करवाओगे तो एक कंफ्यूजिंग एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कहाँ से कौन सी प्रॉप्स लूज़ करनी है और कौन सी टाइट करनी है। तो ये एक आपको प्रॉब्लम आएगी एज ए फ्रेशर। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ कि अगर नीचे एक, मतलब इसका थंब रूल पकड़ लो, अगर नीचे कम आती है तो जिस साइड से देख रहे हो उसकी दूसरी तरफ से आपको प्रॉप टाइट करनी होती है। अगर नीचे ज़्यादा आती है, ऊपर कम आती है, तो यहाँ से देख रहे हो वहाँ से उसको टाइट करके आपका कॉलम वर्टिकल होगा। ये इसका एक थंब रूल है। अभी बात करते हैं हम कि आपकी कितनी डेविएशन टॉलरेंस अलाउड होती है इसमें। तो इसको देखने के लिए क्या होता है,
ऐसे तो ±5 mm एक्सेप्टेबल बोलती है, लेकिन BCA क्या कहता है कि आपकी होने चाहिए फ्लोर टू फ्लोर जितनी हाइट होगी, फ्लोर टू फ्लोर जितनी हाइट होगी उसको डिवाइड कर देना है 600 से। तो जितने mm आएगा उतनी डेविएशन उसमें अलाउड होती है। अगर एग्जांपल लूँ मैं, 3 मीटर 800 आपकी FFL टू FL है, मतलब स्लैब फ्लोर से फ्लोर हाइट है, तो उसको हम 3800 को 600 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 मतलब कोई 6 mm आएगा। तो अगर आपका कॉलम की वर्टिकलिटी में 6 mm से ज़्यादा या कम हो गया तो वो एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर जो मैक्सिमम देखा क्या जाता है, अगर आपका कॉलम की डेविएशन में 5 mm से ज़्यादा हो जाए तो वो इतना, अगर कॉलम का साइज़ बड़ा है तो इतनी दिक्कत नहीं है, वो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा है तो उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है उसकी बेरिंग कैपेसिटी में। तो ये होती हैं 3-4 चीज़ें, आप जब भी कॉलम की वर्टिकलिटी चेक करो तो उसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। मेन चीज़ जो मैं डेविएशन की आप बताने वाला था कि कितनी टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होती है, वो मैंने आपकी क्लियर हो गई। और क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कत आएंगी जब आप चेक करवाओगे। सबसे पहले है ग्रेड ऑफ सीमेंट। देखो सबसे पहले मतलब जब 1970 या 80 से पहले जो ग्रेड आते थे, एक ही ग्रेड आता था सीमेंट का, लेकिन उसके बाद 3 ग्रेड आने लगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें 33 ग्रेड हो गया, 43 ग्रेड हो गया, 53 ग्रेड हो गया। होता क्या है ग्रेड मतलब, देखो क्या किया जाता है, एक इसकी जो 33 ग्रेड है, ये मतलब 33 उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये, और ये जो 43 है ये भी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट की। 3 टाइप का ओपीसी आता है, 33, 43, 53। और इसको आया कहां से 33, 43 कहां से आया, 53 कहां से आया? ये आया, देखो क्या किया जाता है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं। जो क्यूब आप देखे होंगे कंक्रीट स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जब क्यूब बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है। 100 क्यूब घुस रहते हैं। इस पे एक वीडियो मैंने डाली थी कि कैसे हम करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। 100 क्यूब बनाते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कितने दिन किया जाता है? 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन। फिर उसकी एवरेज निकाल के उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। जो भी 33 के एरिया में आया, मतलब 36 आया या 29 आया, तो मतलब वो 33 ग्रेड में आता है। तो ऐसे ही किया जाता है। फिर इसमें हमारा 43 में भी ऐसे ही सेम किया जाता है, क्यूब बनाए जाते हैं इनकी मिक्स रेशो करके, फिर उसके टेस्ट किए जाते हैं। फिर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी है उसी हिसाब से ग्रेड बनता है सीमेंट का। अभी बात करते हैं हम इनकी, मतलब देखो जैसे मैंने बताया 33 आ गया, 43, देखना कंप्लीट वीडियो देखना, काफी नॉलेज मिलने वाला है। अभी 33, 43 समझ आ रहा है ना आप सबको? तो इसमें क्या है, जो 3 दिन की स्ट्रेंथ, 7 दिन की स्ट्रेंथ आपको बता देता हूं, आप नोट करके रख लो, कहीं काम आएगी ये। 16, 22, मतलब ये 33 की 3 दिन की स्ट्रेंथ कितनी आती है? 16। 7 दिन की कितनी आती है? 22। फिर इसकी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहती है ये। फिर 43 की 3 दिन के बाद स्ट्रेंथ कितनी आती है? 23, 33, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 27, 37, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गई मतलब इसकी स्ट्रेंथ 3 दिन में। कितने ग्रेड हो गए? 1, 2, 3 ग्रेड हो गए। अभी बात करते हैं हम, एक इसमें एक चीज नोट करना हो कि जो 53 ग्रेड होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 28 दिन बाद कम ही, मतलब ना के बराबर इंक्रीज होती है। मतलब जितनी उसकी अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 53 बोल रही है तो 55, 56 तक पहुंचती है। लेकिन जो 33 एंड 43 ग्रेड है उसकी स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये रैपिड हार्डनर, मतलब रैपिड स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, ये स्लो स्ट्रेंथ पकड़ता है, तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू 53। मतलब ये नहीं कि 53 तक पहुंच जाएगा 33 और 44, नहीं, मतलब इसकी 55 या 56 पहुंचेगी, इसकी 37 तक पहुंच सकती है, 36 तक पहुंच सकती है, मतलब थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। अभी बात करें आपको सीमेंट कहां कहां यूज करना है, 33 कहां यूज करना है, 53। देखो जब भी एक मैं टिप्स दूंगा, अगर मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं अगर, तो जो सीमेंट का बैग हमारा, उस पर किसी को भी गाइड करोगे अगर, तो एक तो IS मार के देख लेना है, पूरा देख लेना है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये 2 चीजें जरूर देखनी है आपको कभी भी सीमेंट लो, ठीक है।
डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, क्योंकि 3 महीने के बाद उसको यूज करना सेफ नहीं रहता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होती है। अभी मैं बात करता हूं 33 ग्रेड और 43। 33 ग्रेड तो आजकल मार्केट में मिलता ही नहीं है वैसे, क्योंकि यूज कम हो गया। अभी उसकी जगह आ गया पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट आ गया, वो यूज किया जा रहा है। बाकी 43 और 53 अभी काफी यूज किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं, अगर आपकी ब्रिक वर्क है 43 करो, प्लास्टर है 43 करो। अगर प्लास्टर में आप 33 ग्रेड यूज करते हो तो वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसमें क्रैक्स के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। 33 ग्रेड मतलब 33 तो नहीं आ रहा है, पीपीसी यूज करना है आपको, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। प्लास्टर में ये मैं खुद की टिप्स दे रहा हूं, हमने जो प्रैक्टिकल सीखा है, नॉलेज किया है, जो काम किया, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। प्लास्टर, मास कंक्रीट, इन दो में इसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ब्रिक वर्क में 43 को यूज करो, स्टेयर वगैरह में 53 को यूज करो। और जो भी स्टेयर हो गई, बीम हो गया, कॉलम हो गया, जहां भी M30 M25 ग्रेड यूज करते हो वहां आप 53 ग्रेड यूज करो। स्टेयर, बीम, कॉलम, स्लैब, इन चीज में, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, तो जहां स्ट्रेंथ चाहिए वहां 53 या 43 यूज करो। जहां स्ट्रेंथ का इतना काम नहीं है, आप चाहते हो क्रैक्स नहीं आए, वो ये यूज करो। जब भी 53 ग्रेड यूज करते हैं हम, तो उसमें आपको क्रैक्स जल्दी देखने को मिलेंगे। हीट ऑफ हाइड्रेशन रहती है, तो श्रिंकेज, क्रैक्स आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो पूरा प्रोपोर्शन जो रखना है सीमेंट का, वो प्रॉपर वे से रखना है, कम ज्यादा मत करना। जितना डिजाइन में है या जो मिक्स में दी है उसी हिसाब से करोगे तो क्रैक्स आने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ये हो गया मतलब बेसिक जो नॉलेज आपको सीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेड, कैसी स्ट्रेंथ, क्या क्या चीजें थी, ये आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील बार। देखो, स्टील बार के ग्रेड तो ऐसे काफी ज्यादा है, लेकिन मैं क्लियर करूंगा इससे, मतलब मेन जो बताने का फंडा है इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। FE 415, FE 415D, FE 500, FE 500D, 550, 500D, ये मोस्टली देखे जाते हैं। FE क्या है इसका? ये आ गया हमारा आयरन, और ये हो गया हमारा यील्ड स्ट्रेंथ। यही मेन चीज आपको बतानी थी जो इसमें दी होती है। 415, 415D, 5, ये होती है यील्ड स्ट्रेंथ। कभी भी इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ में लेकर मतलब चलना। मैं आपको बता दूं यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। देखो, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। यील्ड स्ट्रेंथ होती है कि जब क्या होता है, सरिया का अपनी शेप चेंज करने लगता है ना। मतलब अगर ये सरिया है, इस पे लोड पड़ रहा है, तो उस पे हमने लोड डाल दिया कोई 415, तो वो थोड़ा सा क्रीप हो जाएगा। मतलब जहां क्रीप पड़ती है, जैसे ये हो गया, तो ये यील्ड, मतलब उसकी डिफॉर्म होना लगे ना जब सरिया, तो वो उसकी होती है यील्ड स्ट्रेंथ। जब लोड पड़ेगा उस पर, मतलब 415 से बढ़ा दिया लोड, 550 लोड हो गया, अगर FE 500 यूज कर रहे हैं, तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सी हो गई? जहां सरिया टूट जाए। और यील्ड स्ट्रेंथ कौन सी होगी? यहां डिफॉर्म होने लगे, मतलब सरिया शेप चेंज करने लगे, वो हो गई हमारी यील्ड। और जो सरिये पे दी जाती है वो होती है यील्ड स्ट्रेंथ। इसलिए मतलब उस पर यील्ड स्ट्रेंथ होती है कि बाय चांस फ्यूचर में अगर लोड थोड़ा ज्यादा भी आ जाए सेफ्टी फैक्टर के साथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तक पहुंचने काफी होता है। अगर मैं इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बताऊं इन सबकी, इधर की, इसकी, इनकी, इसकी, इसकी, बस इतना इसकी बता ही देता हूं। ठीक है, तो इनकी जो रहती है, इसकी जो होती है 4, 5, 8, क्या है ये? टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको कोड में मिल जाएगा। कोड हमारी वेबसाइट में है, civilsitevisit.com पे। 500 इसकी होती है 545, इसकी होती है 565। मतलब 40-50 का फर्क रहता है जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो ये आ गई मतलब इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसमें अभी मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने कहा था कि कौन सा सीमेंट यूज करना है, कौन सा सरिया यूज करना है, तो पहले सरिये की बात करता हूं, फिर सीमेंट बताता हूं कौन सी कंपनी का अच्छा है। तो आपको देखो 2 टाइप के मिलेंगे, TMT, TMX, ये हो गया हमारा थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड, और TMX जो बेसिकली आपको यूज करना है। टाटा टिस्कॉन का जाओ, टाटा टिस्कॉन 500D जाओ, स्लैब वगैरह, मतलब टाटा का स्टील यूज करो, टाटा टिस्कॉन। दूसरा जिंदल का करो, तीसरा फिर हमारा कामधेनु का कर लो।
बाकी 2 पे जाओ, अच्छे सीमेंट है, अच्छे स्टील है। टीएमएक्स अगर वहां, क्योंकि टीएमएक्स कम मिलेगा मार्केट में, अभी टीएमटी हर जगह अवेलेबल है, तो टीएमटी उठा लो। अगर टीएमएक्स मिलता है तो टीएमएक्स ले लो। ये हो गया। अभी देखो सीमेंट की बात करूं मैं तो अंबुजा, एसीसी और ऐसे यूज अल्ट्राटेक भी अच्छा है। अभी ये 3 सीमेंट आप जाओ, जैसे मैंने बताया प्लास्टर के लिए पीपीसी यूज करो और बाकी के लिए आप ग्रेड 43 या 53 ग्रेड ले लो। ये बेसिक डिटेल थी जो सरिये और ग्रेड होते हैं या सीमेंट के। सबसे पहले हम कॉलम का करेंगे। तो ये आ गया कॉलम का। एक मैंने आपके लिए प्लान जैसा बनाया है कॉलम के लिए। पहले देख लीजिए है क्या ये हमने पकड़ लिया कॉलम है हमारा। ये आगे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, ये आगे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। नीचे का जो सरिया आएगा नीचे फुटिंग से निकल के वो तो लगभग पहुंच जाएगा आपका इधर तक, ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक। लेकिन ऊपर में आपको लैब कहां देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको एक जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जोन हो गए हमारे, ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको लैब इस एरिया में नहीं देना है, इधर सपोर्ट्स में, इस सपोर्ट में। मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट कहां हाई होता है, तब सपोर्ट्स में। तो हमेशा आपको जो लैब देना है हमेशा सेंटर में देना है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। जो सेक्शन आप देख रहे हो, ए सेक्शन में कभी नहीं, सी सेक्शन में कभी नहीं, बी सेक्शन में आप लैब दे सकते हो। बाकी तो हम बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप ये थंब रूल लेके चल सकते हो कि आपको हमेशा कहां लैब देना है। जैसे आपकी ये स्लैब स्टार्ट होगी ना, यहां से मतलब दूसरे फ्लोर की स्लैब स्टार्ट हुई, तो वहां से ए जोन कितने पे होगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन तो वो मोस्टली हम LY4 लेते हैं। LY4 छोड़ दो आप। आपको क्या करना है, 1 मीटर जहां भी आपकी स्लैब खत्म होगी वहां से 1 मीटर तक आपको कभी लैब नहीं देना। ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 मीटर के ऊपर लैब दो, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्योंकि यहां पे हमारा मैक्सिमम मूवमेंट होता है उस टाइम सपोर्ट्स पे। अगर हम यहां पे करेंगे तो जब भी जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेटरल फोर्सेस लगेंगी तो जो ये अगर मैं बताऊं आपको, ऐसे लोड लगा हमारा तो हमारा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे मतलब सपोर्ट पे वीक होता है कॉलम। ये सोच के समझ के चलो। आपको लैब कहां देना है, बी जोन पे, जो कहां आएगा 1 मीटर अबव। मतलब ऐसे तो डिपेंड करता है कि आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या कह रही है, लेकिन 750 से 1 मीटर के बीच अगर 3 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की तो ये वेरी करता है। और इस एरिया में आपको हमेशा क्या करना है, स्पेसिंग जो स्टीरअप आप प्रोवाइड करोगे, रिंग प्रोवाइड करोगे, 100 mm देना है, मतलब 4 इंच आपको देना है। और यहां लैप आएगा वहां भी आपको 4 इंच स्पेसिंग देनी है, एक पकड़ के चलो। अगर मैं यहां आपको दिखाऊं कि कैसे हमें प्रोवाइड करना है, तो ये आ गया हमारा जोन। ये जोन ए था, ये जोन 1, ये जोन बी और ये जोन सी। तो आपको हमेशा लैप कैसे देना है, देखो थोड़ा बहुत लैप अगर ये आ जाता है, मतलब 100 mm 4 इंच इतना नीचे जोन ए में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली जो लैप होना चाहिए वो होना चाहिए जोन बी में। आपका लैप ऐसा आएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप लैप करोगे तो अल्टरनेट होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। देखो ये हमारा इधर तक है, फिर ये हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर अगला जो आएगा वो छोटा, मतलब ऐसे आपका स्टैगर्ड लैप हमेशा होना चाहिए। और आपको कहां देना है, जोन बी में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वो कहां होगा, स्लैब यहां फिनिश होगी वहां से 1 मीटर के ओवर ही आपका लैप आना चाहिए। ये हो गया हमारा इसके कॉलम के लिए। अभी हम बात करते हैं बीम के लिए। तो बीम में बात करें तो एक मैं आपके लिए सेक्शन बनाई है। ये आगे हमारा ये कॉलम है, ये भी हमारा कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया। अब भी हमारा जो भी लैब दोगे आप, ये एक स्पान आ गया पूरा, जिसकी लेंथ कितनी है, L। इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसमें ऊपर नीचे अलग अलग होता है। जैसे उसमें था ना कि आपको बीच में ही देना है, मतलब कॉलम जैसे कॉलम होगा उसके सेंटर में आपका लैप आना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी अलग चीजें, ऊपर अलग नीचे अलग। तो इसमें हम एक समझते हैं इसको, ये लोड जब हमारा पड़ेगा तो हमारा ये जो होगा ऐसे और ऐसे, ये हमारा हो जाएगा टेंशन जोन।
और ये कंप्रेशन। इसको सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको तो देखो करना क्या है, जब भी आप लैब प्रोवाइड करो ऊपर का जो आपका रहेगा, मतलब ऊपर वाले स्टील बार, अगर ये स्टील बार आया तो ऊपर का आपको हमेशा सेंटर में दे देना है, जैसे हमारा कॉलम में था। सेम फंडा हमेशा याद रखना, जो भी कंप्रेशन चीज, कंप्रेशन मेंबर था, अगर ये थंब रूल लेके चल रहा हूं इसको, मतलब ऐसे रिलेट मत करना किसी भी चीज, जो भी कंप्रेशन चीज होगी कंप्रेशन उसका हमने सेंटर में करना है, क्योंकि हमारा ये बीम का ऊपर सिंपल सपोर्टेड है, ऊपर वाला जोन कंप्रेशन होता है, कॉलम भी हमारा कंप्रेशन जोन है, तो ऊपर का हमें हमेशा कितने में देना है, सेंटर में। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, सेंटर में। और नीचे का आपको कहां देना है, हमेशा सपोर्ट्स पे। क्यों सपोर्ट से, जैसे मैंने कहा यहां लोड पड़ेगा, अगर हम यहां पे उसको यहीं पे वो लॉन्गेट होगा, अगर यहीं पे हम दे देंगे तो वो टूट जाएगा। तो हमेशा जैसे मैंने अभी यहां दिया ना, ये आ गया नीचे वाले बार का हमारा लैब, ये आ गया हमारे ऊपर वाले बार का लैब। सेम मतलब ऊपर का जो बार रहेगा हमें उसे सेंटर में देना है, नीचे का हमारा सपोर्ट में रहेगा L/4 के हिसाब से, यहाँ L/3 के हिसाब से हमारा रहेगा। और वैसे ही हम अगर दूसरे स्पान में आए, जो नीचे वाला हमारा कहाँ आएगा, सपोर्ट के पास। अगर थोड़ा बहुत जंक्शन में चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला कहाँ रहेगा हमारा, सेंटर में। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बेसिक रूल रहता है साइड पे लैब देने का। बेसिकली साइड पे किया क्या जाता है, वैसे एक 12 मीटर का लॉन्ग सरिया डाल दिया जाता है। आप जब साइड पे जाओगे देखोगे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टील को बचाने के चक्कर में ये सब किया जाता है। मतलब ये 12 मीटर का डाल दिया, फिर आगे जितनी जगह बची उसमें उतना डाल दिया, बाकी दूसरा जो इसमें से पीस बचेगा वो ऐसे डाल दिया, फिर बाकी मतलब उसमें ये चीजें रिलेट कम की जाती हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ बीम में लैप देना है। ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बात किया था जॉगल क्या होती है, जॉगल। तो जॉगल क्या है, देखो जो मैंने पहले बताते आ रहा हूँ, लैब देने के लिए क्यों लैब देते हैं कि सेफली हमारा लोड ट्रांसफर हो जाए। और सेफली कई जगह क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। सिंपल ऐसे ये सरिया है हमारा, ये सरिया है सीधा, मतलब उसमें जॉगल नहीं की जाती और डायरेक्ट उसको लैब कर दिया जाता, तो इसका लोड अच्छे से इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता नीचे वाले सरिये में। तो उसको इग्नोर करने के लिए, उसको सही तरीके से करने के लिए क्या किया जाता है, हम जॉगल प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक बेंड दे देते हैं सरिये को, ये आया हमारा ऊपर का सरिया, नीचे उसको बेंड दिया, उसके नीचे हमारा दूसरा सरिया लैप हो गया, ये दूसरा सरिया उसमें लैप हो गया। तो क्या हुआ, जो लोड इसमें से आएगा, ठीक है, ये करेगा तो सेफली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है जॉगल का काम, इसे हम जॉगल बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और बाकी आपको पता ही है, मैंने जो बोला था कि आपको अच्छे से इसको टाई करना है कोई 150 mm पे। और एक चीज और ऐड करना भूल गया था, 32 mm का जो सरिया होता है ना, 32 से ऊपर या 32 का भी लेके चलो, उसको हमेशा हमें लैप नहीं करना है, बेल्ट करके चलना है। 32 से ऊपर ही बेल्ट करना है, जहां उसमें हमें कपलर यूज करना है। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए जब भी आप साइड या फील्ड पे जाओगे। क्या हो गया, मतलब ये ऐसे बेंड आया, दूसरा इसके ऊपर सरिया आ गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम चेयर। चेयर क्या चीज है, मतलब चेयर ये सोच के मत सोचना कि चेयर हमारी होगी बैठने वाली ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये स्लैब आ गई हमारी, स्लैब, ये स्लैब है, ये नीचे सरिया आ गया उसका। इसको और अच्छे से बताता हूँ, जाली बना लेता हूँ। ये सरिया आ गया, ये मैश बनी है हमारी, फिर डबल मैश होगी, इसके नीचे भी सरिया होता है। मतलब अगर सेक्शन दिखाऊं आपको मैं, इस स्लैब की सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन है, ठीक है, हमने सेक्शन काटी हुई है, ये सरिया है, ये सरिया है, ये सरिया है, तो नीचे भी सरिया आता है, ये सरिया, ये सरिया। तो दोनों को देखो होता कितना है, 150 mm का या 200 mm की हमारी स्लैब अगर मैं लेके चलूं, तो दोनों को सरियों को दूर रखने के लिए हम इधर क्या यूज करते हैं, चेयर। मतलब ये हमारी एक सरिये की चेयर ऐसी बनती है। मतलब इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि दिखती कैसे है और इसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया और हो जाएगा। ये आगे, ठीक है, ये ऐसी चेयर, मतलब दोनों सरियों को अपार्ट करने के लिए, दूर दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, चेयर प्रोवाइड करते हैं। और जैसे हमारी फुटिंग रहती हैं, जैसे हमारी स्लैब्स रहती हैं, ग्रेड स्लैब बड़े बड़े, मतलब उसमें ये 2 मैश होती हैं ऊपर नीचे, तो उसके बीच में हम चेयर प्रोवाइड करते हैं कि ऊपर वाला सरिया अलग रहे, नीचे वाला अलग रहे और बीच में अच्छे से कंक्रीट भर जाए, इसलिए हम चेयर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं पिन के बारे में। पिन का मेरे को पहले वीडियो डाली थी तो उसमें कई लोगों को समझ नहीं आया था कि पिन क्या है, तो मैं बताता हूँ। देखो ये बार एक हमारा सरिया है, दोनों का काम क्या है, चेयर का और पिन का काम क्या है, दोनों सरिये को दूर दूर रखें जिसमें कि बीच में कंक्रीट घुस जाए। ये चीज ध्यान रखना, मतलब रिलेट करो, कोई भी चीज है अगर 2 चीजें जुड़ रही है
तो उसमें अगर हम जगह नहीं रखेंगे तो उसमें कंक्रीट माल नहीं घुसेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को दूर दूर रखते हैं, तो उससे हो जाता है। इसमें हम पिन यूज करते हैं। पिन है क्या, एक सरिये का पीस रहता है छोटा सा। अगर ये 20 mm का सरिया होगा, ये भी 20 mm का सरिया होगा, तो आप मिनिमम आपको 20 mm का ये आपको यूज करना ही करना है। पिन इतना सरिया रहता है जितने का बीम की विड्थ होती है। जैसे यहाँ देखो, ये एक बीम है, हम उसको सामने से देख रहे हैं। ऊपर का सरिया ये आ गया 3 नग, नीचे का सरिया ये आ गया, और बीच में हमें पिन प्रोवाइड की। क्यों प्रोवाइड की? कि इसमें से सरिया मतलब कंक्रीट अच्छे से घुस जाए, बीम में अच्छे से कंक्रीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पिन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको मैंने जैसे कहा 20 mm का होगा, मिनिमम 20 mm का करना है। जहां जितने कंक्रीट में हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जितने डाया का, अगर 20 mm का है, 40 mm का है, तो आपको मिनिमम 40 mm का ये पिन होना ही होना चाहिए कि कंक्रीट का जो एग्रीगेट रहेगा वो अच्छे से घुस जाए, अच्छे से वहां हो जाए, नहीं तो वहां वॉइड्स रहेंगे, वो कोलैप्स हो सकता है। थर्मामीटर है, मतलब कंक्रीट का टेम्परेचर हम थर्मामीटर से कैसे चेक करते हैं, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जहाँ ACI से या ASTM से, तो वो आज हम बात करेंगे। पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करते हैं प्रोसीजर इसका, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो फ्रेश कंक्रीट होगा आपको ले लेना है उसको। तो उसमें क्या करना है आपको, आपका जो थर्मोमीटर होगा मिनिमम 3 इंच आपको इंसर्ट करना है उसके अंदर। ठीक है, और 2 मिनट तक उसको उधर ही रहने देना है। और ये कभी कभार बहुत टाइम ये गलती हो जाती है कि उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर टेम्परेचर देखते हैं। ये नहीं करना है, मतलब उसको 2 मिनट तक अंदर रखना है और उसका टेम्परेचर नोटिस करना है। और होता क्या है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है अकॉर्डिंग ASTM, मतलब अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मशीन के हिसाब से आपका 26 से 35 डिग्री तक आपका होना चाहिए, मतलब इसका टेम्परेचर परफेक्ट है। और इस थर्मोमीटर की एक्यूरेसी कितनी है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आपको ये बताएगा। और आपका मतलब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो 35 आपका एक्यूरेट रहता है, मतलब 35 चलता है। और मिनिमम कितना 26 से 35 तक, मतलब इतना आप ले सकते हो। ये रही बात अगर मतलब कंक्रीट टेम्परेचर की। अगर दूसरी चीज़ हम देखा जाए तो मतलब जो बेस्ट हमारा प्लेसिंग और क्यूरिंग का जो रहता है, तो अगर आप 15 से 25 डिग्री के सेल्सियस में कास्टिंग करोगे तो वो परफेक्ट है। उससे क्या होगा, आपके कंक्रीट में क्रैक्स भी नहीं आएंगे, और क्या होगा, मतलब हाई स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ भी पकड़ेगा। अगर टेम्परेचर बाई चांस समर में 35 डिग्री से ऊपर है, तो अगर तब करोगे आप, तो क्रैक और श्रिंकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ कि अभी हमारा टेम्परेचर कितना आता है। पहले इंसर्ट कर लो 3 इंच उसको, और उसको रहने दो, मतलब हमारा दोबारा उतना टेम्परेचर मिलता है जितना अभी हमने चेक किया कि नहीं। देखो हमारा टेम्परेचर मतलब बढ़ता जा रहा है। और यही चीज़ है, मतलब अगर आपका टेम्परेचर 35 बराबर है तो मतलब इसमें क्रैक्स भी आपको कम, श्रिंकेज क्रैक्स जो रहते हैं वो कम देखने को मिलेंगे, और मतलब जो हमारा स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी आएगी। तो यही हम टेस्ट में क्या किस लिए देखते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है काम करने लायक है, जहाँ इसको हम रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है 33.6, मतलब अभी मैंने 2 मिनट तक रखा इसको, लेकिन इंक्रीज़ हो रहा, 35 डिग्री हमें लास्ट में इसका मिल गया था। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसका दिखाता हूँ क्यूरिंग का, मतलब कास्टिंग के दौरान जो हमने 2 टेस्ट किए उसमें हमारा कितना मिल रहा है वो भी, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे इंक्रीज़ होता रहता है। जब आप मतलब कास्टिंग के दौरान आपका टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर भी ऐड होगा, तो उससे भी थोड़ा वेरी कर सकता है, इसमें कोई चिंता नहीं है। मतलब 35 कास्टिंग के दौरान आपको 37 मिलता है, 37 मिलता है, वो एक्सेप्टेबल है। और ये एक इंडियन स्टैंडर्ड या ACI में कुछ दिया नहीं है, लेकिन ASTM ने जो हमें वैल्यू दी है वो 26 से 35 है। और इंटरव्यू का भी यही क्वेश्चन रहता है कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना एक्सेप्टेबल होता है। अभी मैं कास्टिंग हमारा चल रहा है, उसमें मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको। टेम्परेचर कितना मिल रहा है हमें मिल रहा है 35.8, मतलब 9 तो वही ना, बाहर के टेम्परेचर से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इतना कोई कुछ नहीं है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर फ्रेश कंक्रीट जैसे ही आता है उसका लोगे तो वो 35 से कम ही होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम। तो सेकंड टाइम हमने जब टेस्ट किया, वो कास्टिंग हो गया है, फिनिशिंग हो गया, उसके बाद कितना मिल रहा है हमें 36 से 37, वही मतलब सेम रिजल्ट रहता है। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कि कितना आपका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कंक्रीट का होना चाहिए। दोस्तों ब्रिक एक ऐसी चीज़ है जो हर कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, और उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। आपको ना इस चेक के लिए कोई लैब चाहिए, आप खुद घर पे इसका चेक कर सकते हो कि जो आप ब्रिक ला रहे हो
क्योंकि घर में कम से कम 20 से 30 हज़ार ब्रिक लग जाएगी छोटे से छोटे घर में। तो उसकी क्वालिटी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि 7 से 8 रुपए में ब्रिक मिल रही है। तो सबसे पहला टेस्ट क्या है, देख के पता चल जाएगा। सामने आप देख रहे हो जहाँ नाम लिखा हुआ है PBK, ये होता है फ्रॉग, इसको टेक्निकल वर्ड बोलते हैं फ्रॉग। इसकी जो लंबाई होनी चाहिए, जहाँ PBK लंबा लिखा हुआ है, ये 100 mm या 4 इंच होनी चाहिए। और इसका जो गड्ढा होगा, मतलब जहाँ जितना गहरा होगा, वो 20 mm मतलब 1 इंच गहरा होना ही होना चाहिए। और ऐसे चौड़ाई बोले वो भी 1 इंच या 30 से 40 mm आपकी होनी चाहिए। वो ब्रिक अच्छी है, वो अर्थक्वेक को रेसिस्टेंट कर देगी। जो अगला टेस्ट रहता है वो रहता है हमारा एब्सॉर्प्शन टेस्ट या वेट टेस्ट बोलो। इसमें क्या करते हैं, हम एक ईंट लेते हैं, उसका वेट करते हैं। जैसे हमारा वेट आया 2.236 kg, कोई भी गाड़ी आई उसमें से 1-2 ईंट उठा लो। फिर क्या करना है, उस ईंट का वेट करके उसको कर देना है, आपको पानी में डुबा देना है। 24 घंटे के लिए वो पानी में डुबाई रखनी है ईंट। ऐसे ऐसे करके 3-4 ईंटें आप डुबा लो। जब उसको 24 घंटे के लिए रख देना है, वो जो ईंट होगी वो 15 से 20% ज़्यादा पानी वो नहीं पीनी चाहिए। अगर उसका वेट है 2.2 हमने जैसे देखा, तो 2.25 या 2.253 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। देखो 24 घंटे हो गए थे, अभी हम इसको निकालेंगे और इसका वेट एक बार दोबारा से करेंगे, चेक करेंगे इसका वेट कितना आता है। देखो वेट आया इसका 2.586, मतलब इसका 15% ज़्यादा हुआ, तो ये ब्रिक हमारी पास होगी। अगर इसका 15 से 20% आएगा तो ये पास हो जाएगी। और फार्मूला अगर मैं बताऊं आपको चेक कैसे करना है, वो सामने आप फार्मूला देख रहे हो। पहला का वेट आया होगा जो, माइनस दूसरा का वेट डिवाइड बाय पहला का वेट इंटू 100 आपको कर देना है। अगला टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें क्या करना है, कोई एक ईंट उठानी है आपको, उसको फेंकना है 3 से 4 फीट ऊपर से, या 1 मीटर या 1500 से ऊपर से फेंकना है। अगर वो नीचे टूट गई ईंट तो वो ख़राब क्वालिटी की ब्रिक है, उसको आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है दीवार बनाने में। अगर वो नहीं टूटी तो वो अच्छी ब्रिक है, मतलब 1-2 ब्रिक फेंक के देखो, उसमें आपको चेक हो जाएगा। देखो अगला जो टेस्ट है वो देखने से ही आपको लग जाएगा आइडिया। देखो उसका करना है कलर टेस्ट। जो भी आपकी गाड़ी आएगी ब्रिक की, उसमें जो ब्रिक आएगी सबका कलर एक जैसा होना चाहिए। मतलब ये नहीं, थोड़ी क्या होता है, थोड़ी लाल लाल ब्रिक होती है, कुछ बीच में से पीली पीली होती हैं, तो वो ब्रिक क्या होता है, पकी नहीं होती अच्छे से, वो भट्ठे में अच्छे से पकाई नहीं गई होती, जल्दी जल्दी निकाल दी होती है। तो वो ब्रिक आपने कभी नहीं लेनी है। मतलब जिसका एक जैसा कलर होगा वो हमेशा ब्रिक आपको चूज़ करनी है। अगला टेस्ट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें आपको चेक करना है कि आपका ब्रिक का साइज़ क्या है। अगर मैं स्टैंडर्ड साइज़ की बात करूं, जो ब्रिक हमारी रहती है 90 mm बाई 90 mm बाई 190 mm की, लेकिन जो आप सामने ब्रिक देख रहे हो वो है 220 mm बाई 100 mm बाई 65 mm की। ब्रिक का साइज़ जो भी हो, क्योंकि हर भट्ठे पे हर जगह अलग अलग साइज़ रहता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए भट्ठे का। जो भी वो ब्रिक भेजेगा उसका रेट उसी के हिसाब से होता है। तो जो भी आपकी गाड़ी आए उसमें चेक कर लेना है, कम से कम 10 से 12 ब्रिक चेक करनी है कि उनका साइज़ क्या है। अगर उसमें साइज़ आगे पीछे हुआ तो वो ब्रिक अच्छे से बनी नहीं है, मतलब ऐसे ही आपको फेक मन दिया हुआ है। तो हमेशा साइज़ एक जैसा होना चाहिए ब्रिक का। जो अगला तरीका है ब्रिक को चेक करने का वो है स्क्रैचलेस। मतलब क्या करना है, किसी से भी कोई कील ले लो या हाथ से नेल से उसको निशान मारना है। अगर उसमें निशान पड़ गया तो थोड़ा बहुत तो निशान पड़ेगा, लेकिन गहरा अगर निशान पड़ा तो वो ब्रिक अच्छे से भुनी नहीं गई है, मतलब उसमें लोचा किया गया है। जल्दी से उसको भट्ठे में से निकाल दिया है, वो ब्रिक आपके काम करने लायक नहीं है, क्योंकि वो जल्दी ही टूट जाएगी और वो पानी सोख के अंदर पानी खींचती है वो ब्रिक। तो आपको ऐसी ब्रिक कभी भी नहीं लेनी है। अगला टेस्ट यो है, सिंपल टेस्ट है। क्या करना है, एक ब्रिक को तोड़ना है। उसमें अगर इम्प्योरिटी दिखी, देखो क्या होता है, कुछ ब्रिक के तोड़ोगे अंदर आपको देखोगे कपची पड़ी होती है, एग्रीगेट के थोड़े थोड़े पीसीस पड़े होते हैं, मिट्टी होती है। तो इम्प्योरिटी हुई अगर, वैसी ब्रिक आपको कभी नहीं लेनी है। उसके अंदर आपको कुछ भी मटेरियल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी ब्रिक बनाई जाती है क्लास ए की, उसमें अच्छे से जो छाना जाता है मटेरियल, उसके बाद वो ब्रिक बनाई जाती है। सामने आप देख रहे हो निशान भी पड़ा हुआ है, तो इसमें एक पत्थर था, तो ये ब्रिक अच्छे से नहीं बनाई गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है। जो अगला तरीका है ईंट को चेक करने का वो है, क्या करना है, एक ईंट लेनी है, उसको 24 घंटे के लिए पानी में डाल देना है। पानी में से निकालने के बाद अगर उस पर सफ़ेद सफ़ेद दाग लगा होगा तो वो ब्रिक अच्छी नहीं है। उसमें सॉल्युबल साल्ट जो रहते हैं वो होंगे, वो बाद में दीवारें ख़राब करती हैं, सीपेज करती हैं और आपकी पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी ब्रिक आपको कभी नहीं लेनी है। अगला जो टेस्ट है वो क्या करते हैं, हम स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ टेस्ट।
इसमें क्या है, जैसे हम क्यूब टेस्ट आपने सब लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इसमें जो मशीन आती है हमने उसमें ईंट को रखते हैं और उस पे लोड डालते हैं। अगर उसका मतलब 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया लोड, मतलब उस लोड पे वो टूट गई इससे कम पे, तो वो ब्रिक अच्छी नहीं है। या 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छी ब्रिक की यही खासियत है। अगर इससे कम में टूट गई वो क्वालिटी की अच्छी ब्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट टेस्ट जो है उसमें क्या करते हैं, हम 2 ईंटें लेते हैं, 2 ईंटें ली, उसको आपस में टकराते हैं। ये आपने काफी टाइम भी किया होगा, जब नीचे भी आप ईंट फेंकते होंगे तो एक आवाज आती है, जैसे मतलब रिंग की आवाज नहीं आती, किसी ब्रिक को टकराओगे आप, चेक करना कभी, तो एक अच्छी सी आवाज आती है। अगर वो आवाज आई मतलब वो अच्छी से पकी हुई ब्रिक है, उसमें जो मटेरियल यूज किया वो अच्छा ब्रिक है। अगर आप ऐसे टकराओगे या तो वो टूट गई या तो उसमें कोई आवाज नहीं आई, तो वो ब्रिक अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो ये 5-6 टेस्ट से जो आप घर पे भी कर सकते हो, इनसे आपको पता चल जाएगा आपकी ब्रिक अच्छी है या नहीं। तो कैसे हम साइड पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं कंक्रीट की, या बोल लो हार्डनेस उसकी कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इससे जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है। तो इसको हम मेनली यूज़ करते हैं कंक्रीट की हार्डनेस चेक करने के लिए। तो ये टेस्ट किया जाता है जब हमारी क्यू टेस्ट फेल हो जाता है, उसके बाद हम इसको ज़्यादातर करते हैं। सामने आप देख रहे हो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ रहती हैं मतलब आर वैल्यू, इसी पे डिपेंड होता है कि आपकी क्या आपका कंक्रीट की रीडिंग है, मतलब उसकी कैसी स्ट्रेंथ है, इस वैल्यूज पे डिपेंड होगी। ये मैं आपको आगे से अच्छे से बताऊंगा। पहले आप देखिए मतलब ग्राफ दिखाया है पीछे, और ये बटन किस लिए रहता है, जब आप उसको प्लग करोगे मतलब उस पर दबाओगे, तो अगर वैल्यू देखने के लिए इसको हम दबाएंगे तो ये एक जगह पे रुक जाएगा, इसलिए आप वैल्यू देख सकते हो। और यहाँ वार्निंग दी है कि ड्यूरिंग उसको जब उसको दबाओगे तो तब उसको बंद नहीं करना, जब एक बार दबा के खींचने टाइम आपको लॉक कर सकते हो। ये हमारा प्लंगर होता है। तो अभी मैं इसका आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, मिनिमम आपको 6 वैल्यूज़ लेनी है और मैक्सिमम आपको 15 वैल्यूज़ लेनी है अगर आपको इसमें अच्छा रिजल्ट लाना है। तो आज मैं अभी आपको 6 वैल्यू लेके दिखाऊंगा, तो उसी हिसाब से मैं पहले मार देता हूँ, इसकी वैल्यू कर लेता हूँ। मेन ये किसके लिए होता है, मतलब उसकी कंक्रीट की हार्डनेस चेक करने के लिए। तो मैं 6 मार्किंग कर लेता हूँ कि हमें यहाँ करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ भी आप इसको टेस्ट करोगे वो सरफेस आपका बिल्कुल स्मूथ साफ होना चाहिए। और दूसरा मतलब जो आपको 20 mm कॉर्नर से अंदर ही उसको टेस्ट लेना है। तो इसकी जो हमने वैल्यू पहले हमने जो टेस्ट किया इसका कितना है हमारा 38, ठीक है। ये नोट कर लेना है, जितनी आपकी वैल्यू आएंगी 6 उनको नोट कर लेना है, और उनका मीन करके जो एक वैल्यू रहेगी आर वो डिसाइड करिए कैसे। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई हमारी 60। तो ये वेरी करती है, अगर इसमें एग्रीगेट सामने एग्रीगेट होगा या वॉइड होगा तो वैल्यू काफ़ी वेरी करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 15 आपको लेनी है। ये हमारी 52 वैल्यू आई। तो वैसे हम जो अपनी नेक्स्ट रीडिंग लेंगे तो वो कितनी आती है हमारी, वो आई हमारी 52। वैसे ही इसको 6 बार करना है और उसका मीन करके आपको वैल्यू ले लेनी है। मैं लास्ट में दिखाऊंगा ग्राफ, अभी हम इसको आप वैल्यू नोट करते हो, साथ साथ में लास्ट में ग्राफ दिखाऊंगा कि हमारा जो कंक्रीट था एक कैसी क्वालिटी का है, क्योंकि वो ग्राफ ही डिसाइड करेगा कि इसमें क्या है। ये हमारी 44 वैल्यू आई, तो हमारी 6 वैल्यू हो गई। इसमें अभी हम इसको सबको ऐड कर लेते हैं और डिवाइड कर लेंगे जितनी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो जो वैल्यू इन सबका रिजल्ट आएगा मतलब 30, 40, 35, 36 जो भी, वो डिसाइड करेगा। सामने आप टेबल देख रहे हो, ठीक है। हमारी वैल्यूज़ किस में आ रही थी, हमारी आ रही थी ग्रेटर देन 40। तो क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसे हुआ, वेरी गुड। मतलब जो हमारा कंक्रीट है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर लेस देन 20 आती है तो हमारी कंक्रीट की क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो ये टेस्ट मेनली यूज़ किया जाता है हार्डनेस चेक करने के लिए, ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की। तो ये काफ़ी वेरी करता है वॉइड्स की वजह से, एग्रीगेट की वजह से, और यूज़ करने के तरीके से। हमेशा ध्यान रखना है कि 90 डिग्री मतलब हॉरिजेंटली आपको इसको पुश करना है। तो फ्रेंड्स आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेवल पाइप है, मतलब वाटर लेवल पाइप से हम लेवल कैसे करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। और दूसरा जो हमारा वाटर लेवल स्केल है, इससे हम लेवल कैसे करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। पूरा प्रोसीजर देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि मैं पहले दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली हम कैसे उसको करते हैं। तो सबसे पहले मतलब इसमें वाटर लेवल, जिस चीज़ का आपको लेवल चेक करना है या जो रेफरेंस लेना है, उस पर आप एक वाटर लेवल मतलब एक साइड से पाइप पकड़ लोगे, उसमें वो
टच कर लोगे, मतलब इस लेवल को दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र करना है। तो वो कैसे होगा, जब वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ आपको ऊपर नीचे वाटर लेवल होता रहेगा, उसको आपको कंटिन्यू लेवल में रखना है और वहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, वो लेवल आप वहाँ से उठा के दूसरी जगह आपका चला जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको मेन उसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो लेवल पाइप हो कहीं से दबी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ मतलब उसका जो बबल है वो कहीं पाइप में बबल क्रिएट ना होना चाहिए। अभी ऐसे ही मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब यहाँ इस स्टेयर का लेवल दूसरी तरफ हम चेक करेंगे कि दोनों का लेवल बराबर है कि नहीं। तो जैसे आप देख रहे हो वाटर लेवल मतलब एक जगह हमने इसके पीक पे रख दिया, ठीक है, ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अभी यही लेवल हम दूसरी जगह जो हमारा वाटर लेवल होगा ऊपर उसको फिक्स कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे, यही लेवल आपको दूसरी तरफ मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है। मतलब अगर एक लेवल का अगर मार्किंग की है आपने, वहाँ से आप इजीली इस पाइप से दूसरी जगह लेवल ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले कंस्ट्रक्शन में यही प्रोसेस रहता, मतलब लेवल पाइप से सब घूमता था। अभी तो डंपी लेवल या TS जो भी आगे नए आगे हैं उनसे कर सकते हैं, लेकिन पहले हम विद दी हेल्प ऑफ लेवल पाइप हम लेवल घुमाते थे पूरा, मतलब पूरी कंस्ट्रक्शन में। मतलब किसी भी लेंथ तक आप लेवल इसका ले सकते हो। मतलब अगर आपकी पाइप आपको 20 मीटर तक लेना है, तो आपकी अगर 20 मीटर लंबी पाइप होगी है तो आप इजीली लेवल से मतलब लेवल उठा सकते हो लेवल पाइप से। मतलब वाटर लेवल आपका फिक्स रहेगा, उसमें एक जगह आप रख दोगे, दूसरा उठा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वाटर लेवल स्केल। इससे क्या मतलब, इससे भी आप लेवलिंग करती है, क्योंकि अगर स्टेयर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या किसी और की, तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अगर इसमें आपको वर्टिकल लेवल करना है किसी चीज़ को, या इंक्लाइंड करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, तो इससे हम इजीली कर सकते हैं। क्योंकि वाटर लेवल अगर हमारे पास है, अगर वाटर लेवल सेंटर में होगा तो आपकी वो जो भी आप चीज़ लेवल कर रहे हो वो अच्छे से लेवल हो जाएगी। लेकिन मेनली ये काम ज़्यादा आता है स्टेयर में। स्टेयर का अगर आपको ब्लू प्रिंट छापना है, मतलब उसमें ट्रेड या राइजर छापने हैं, मतलब स्केच उन पे करना है शटरिंग से पहले, तो आप इजीली इससे कर सकते हो। मैं आगे प्रोसीजर दिखाऊंगा कि कैसे हम स्टेयर का ब्लू प्रिंट उस पर फ्लाइट के साइड शटरिंग पे कैसे छापते हैं। और इसका एक्यूरेसी कितना रहता है, 0.5 mm पर मीटर, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है इसकी। ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर लंबा रहता है। और इसका मैं अभी प्रोसीजर दिखा देता हूँ कैसे हम इसका ब्लूप्रिंट छापते हैं स्टेयर पे। तो यहाँ पे हम मतलब वर्टिकल उसका जो हमारा राइज़र रहेगा उसका करेंगे पहले। अगर मतलब जैसे अभी ये हमारा वाटर लेवल अगर सेंटर में आ गया तो हमारी वर्टिलिटी उसकी सही है, प्रॉपर है पूरी। तो अभी प्रोसीजर दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं इसका। ये हमारा बटर आप देख रहे हो बीच में बबल आ गया, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो उसका बबल बीच में मतलब उसका वर्टिकल सीधा है। अभी ये आ गया उसका मतलब आगे ये उससे थ्रेड का मापी ले लेगा, 250 मार दिया। और नेक्स्ट प्रोसीजर ऐसे ही इसको कंटिन्यू, ये जितने हमारे राइजर होंगे ये कंटिन्यू होते जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर स्केल। ठीक है, अभी बबल जैसे बीच में आ गया तो हमारा जो लाइन आएगी बिल्कुल वर्टिकल आएगी, क्योंकि ये थोड़ा स्लोपी एरिया है तो इसमें डायरेक्ट हम नहीं बिठा सकते, तो इससे हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू इससे वो करता जाएगा ऊपर। और वैसे ही हमारा ये बबल स्केल यहाँ भी काम आएगा कि हमारी जो थ्रेड वो जो उसके थ्रेड के लिए शटरिंग हो रही है वो पूरी मतलब लेवल है कि नहीं, वो इसमें भी काम आएगा। क्योंकि फिनिशिंग के बाद दिखेगा अगर थोड़ा भी मतलब थ्रेड की शटरिंग ऊपर नीचे हो तो वो बाद में दिखती है।